क्या आपने कभी किसी कमरे में कदम रखा है और ऐसा लगा है जैसे आप वहां मौजूद ही नहीं हैं? शायद ये आपकी व्यक्तिगत या पेशेवर जिंदगी में हुआ हो, जहां आपने देखा हो कि चाहे आप कुछ भी करें, लोग आपकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर देते हैं या आपकी मेहनत की कद्र नहीं करते। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बिना किसी कोशिश के सम्मान पाते हैं, जबकि दूसरे लोग नजर आने के लिए तरसते हैं? इसका जवाब यह है कि सम्मान मांगने में नहीं, बल्कि खुद की कीमत को समझने में है। आज हम स्टोइसिज्म की उस अमिट ज्ञान की गहराई में जाने वाले हैं, जो सदियों से सम्राटों, योद्धाओं और विचारकों का मार्गदर्शन करता आया है। हम 10 ऐसे बदलाव लाने वाली रणनीतियों पर चर्चा करेंगे जो लोगों की तुम्हारे प्रति सोच और मूल्य को बदल देंगी। इस सफर के अंत तक तुम बस देखे नहीं जाओगे, बल्कि तुम्हारी तलाश की जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि आखिरी रणनीति एक शक्तिशाली रहस्य बताएगी जो तुम्हारे रिश्तों को पूरी तरह से बदल सकती है। तो मेरे साथ बने रहो, क्योंकि यह सिर्फ एक गाइड नहीं है, बल्कि तुम्हारी जिंदगी को बदलने का एक खाका है। आइए खुद की कीमत का आधार अपने उदाहरण से शुरू करते हैं। नंबर 1, उदाहरण देकर नेतृत्व करना। नेतृत्व का मतलब क्या है? क्या यह अधिकार, स्थिति या नियंत्रण से जुड़ा है? स्टोइक का असली नेतृत्व सिर्फ पद और ताकत से परे होता है। यह कार्य और ईमानदारी में निहित होता है। मार्कस ऑरेलियस, जो स्टोइज्म के सबसे महान व्यक्तित्वों में से एक थे, ने एक साम्राज्य पर राज नहीं किया, बल्कि उन गुणों को जीकर दिखाया जो उन्होंने दूसरों को सिखाए। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि दूसरों पर प्रभाव डालने का सबसे ताकतवर तरीका खुद को पहले काबू में करना है। क्या आपने कभी देखा है कि लोग उन लोगों की ओर कैसे खींचते हैं जो सच्चाई से जीते हैं? सोचिए, कोई ऐसा इंसान जो हमेशा अपने आचरण को अपने मूल्यों के साथ मिलाता है, चाहे वह जीत के पल हो या मुश्किल समय, वह हमेशा अपनी पहचान बनाए रखता है। अडिग रहकर, साहस के साथ, न्याय और संयम के साथ ये लोग इज्जत मांगते नहीं हैं, बल्कि अपने मजबूत चरित्र से उसे अपने आप ही हासिल कर लेते हैं। अब खुद से पूछो, क्या मैं अपने सिद्धांतों के अनुसार जी रहा हूं? जब किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो क्या तुम गरिमा के साथ ऊंचा उठते हो या दबाव में कमजोर पड़ जाते हो? इन सवालों पर विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से तुम खुद को पेश करते हो, वो दुनिया को एक मजबूत संदेश देता है। तुम्हारा हर एक कदम, हर फैसला यह तय करता है कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं। इसे ध्यान में रखना चाहिए। जब तनाव या संघर्ष होता है, तो क्या आप अपने आप को संभाल कर रखते हैं या भावनाओं को अपने व्यवहार को चलाने देते हैं? उदाहरण के जरिए नेतृत्व करना मतलब है दूसरों को दिखाना कि जब हालात बुरे हों, तब भी आप ठोस बने रहते हैं। इस तरह का आत्मनियंत्रण और स्थिरता भरोसा जगाती है। लोग आपकी तरफ देखने लगते हैं, आपकी सलाह के लिए आते हैं और आपका अनुसरण करने लगते हैं। लेकिन उदाहरण देकर नेतृत्व करना सिर्फ सार्वजनिक नैतिकता दिखाने तक सीमित नहीं है। यह रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में है। उन लम्हों में जब कोई नहीं देख रहा होता, क्या आप वादे निभाते हैं, भले ही वे सुविधाजनक न हो? क्या आप हर किसी के साथ समान व्यवहार करते हैं? उनकी स्थिति की परवाह किए बिना इज्जत करो। ये छोटे छोटे चुनाव तुम्हारे चरित्र की गहराई को दिखाते हैं। इस रणनीति की खूबसूरती इसकी सादगी में है। तुम्हें अपने मूल्यों के बारे में शेखी बघारने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें जीते रहो। समय के साथ लोग स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर खींचेंगे। तुम्हारे उदाहरण की शांत ताकत से वे तुम्हारी मौजूदगी की कद्र करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम कुछ स्थिर और मजबूत के लिए खड़े हो। अब इस पर सोचो, मैं किस तरह का उदाहरण स्थापित करना चाहता हूं? आज से ही अपने कामों को अपने उच्चतम आदर्शों के साथ मिलाना शुरू करो। छोटे कदम उठाओ, लेकिन लगातार रहो। मई के साथ आप देखेंगे कि लोग आपके प्रति कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। इसमें बदलाव आ रहा है। यह सिर्फ शुरुआत है। आत्मसम्मान को विकसित करना अगला महत्वपूर्ण कदम है, जिससे आप लगातार प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, आत्मसम्मान को कैसे विकसित करें? आप कितनी बार दूसरों से मान्यता की तलाश करते हैं? एक ऐसी दुनिया में जो लगातार बाहरी स्वीकृति जैसे लाइक्स, प्रमोशन या तारीफों के जरिए मूल्यांकन करती है, स्टोइसिज्म एक आजित करने वाला विकल्प पेश करता है, आत्मसम्मान। मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि यह हमेशा मुझे हैरान करता है कि हम सब अपने आप से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन दूसरों की राय का ख्याल अपने आत्मसम्मान से ज्यादा रखते हैं। आत्मसम्मान सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि यह उस जिंदगी का नतीजा है जो आपके मूल्यों के साथ मेल खाती है। इसके लिए रोजाना आत्मचिंतन
और अपनी कमियों का सामना करने की हिम्मत चाहिए। हर रात स्टोइक्स लोग आत्म मूल्यांकन करते थे, खुद से पूछते थे कि क्या मैंने आज न्याय किया, क्या मैंने अपने सिद्धांतों का पालन किया। यह अभ्यास परफेक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि प्रगति के बारे में है। मुझे पूछने दो, आपको कब ऐसा महसूस हुआ? आखिरी बार आपने अपने कामों का सही से मूल्यांकन कब किया था? हम में से कई लोग जिंदगी में ऐसे चलते हैं जैसे ऑटो पायलट पर हों, हालात के मुताबिक, बिना यह सोचे कि हमारा व्यवहार हमारे मूल्यों को दर्शाता है या नहीं। लेकिन सच यह है कि अगर आप खुद का सम्मान नहीं करते तो कोई और क्यों करेगा? आत्मसम्मान बनाने की शुरुआत होती है यह समझने से कि आप किस चीज के लिए खड़े हैं। आपके लिए कौन से सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण हैं? क्या वो ईमानदारी है, न्याय है या मेहनत? जब आप इन मूल्यों की पहचान कर लेते हैं तो सब कुछ साफ हो जाता है। इन्हें हर दिन जिएं। मूल्यों और कार्यों के बीच ये तालमेल एक आंतरिक ताकत पैदा करता है। बाहर की राय आपको हिला नहीं सकती, और इसका कारण ये है कि लोग स्वाभाविक रूप से उस तरीके को दर्शाते हैं जिससे आप खुद को ट्रीट करते हैं। अगर आप खुद को इज्जत के साथ रखते हैं और अपने आप से ऊंचे मानक रखते हैं तो दूसरे भी वैसा ही करेंगे। उन्हें एहसास होगा कि आप अपनी कीमत को गहरे से समझते हैं और वे भी उसी तरह से प्रतिक्रिया देंगे। दूसरी ओर, अगर आप अपने सिद्धांतों से समझौता करते हैं या हमेशा बाहर से मान्यता की तलाश में रहते हैं तो यह दिखाता है कि आपकी कीमत दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर है। स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, हमारे विचार, कार्य और निर्णय। जब आपका आत्मसम्मान मजबूत होता है, यहां पर एकदम अपने अंदर के मानकों में जद्दें जमा कर आप भावनात्मक रूप से मजबूत बन जाते हैं। आप अब दूसरों की सराहना या आलोचना के सामने बेबस नहीं होते। यह भावनात्मक स्वतंत्रता बहुत आकर्षक होती है। लोग ऐसे लोगों की ओर खींचे चले आते हैं जो बाहरी दबावों के सामने झुकते नहीं। अब थोड़ा सोचिए, क्या आप ऐसे जी रहे हैं जो आपकी खुद की इज्जत हासिल करें? अगर नहीं तो आज आप कौन से छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं? शायद यह रोजाना कुछ समय अपने विचारों पर ध्यान देने का हो, या अपने काम और रिश्तों में ऊंचे मानकों के प्रति खुद को जिम्मेदार ठहराने का। जैसे जैसे आप इस पर काम करेंगे, आत्मसम्मान से आप देखेंगे कि चीजें कैसे बदल जाती हैं। लोग आपकी राय की कदर करने लगेंगे, आपकी सोच जानने के लिए उत्सुक रहेंगे और आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट में अपने विचार शेयर करके अपनी प्रतिबद्धता दिखाएं। नंबर 3, भावनात्मक स्वतंत्रता को अपनाएं। क्या आप खुद को दूसरों की राय के बंधनों में महसूस करते हैं? जब कोई आपकी आलोचना करता है तो क्या यह आपकी आत्मविश्वास को हिला देता है, या फिर आप दूसरों की तारीफ के बिना खुद को ऊपर नहीं उठा पाते? इस बाहरी मान्यता पर निर्भर रहना एक कमजोर आधार है जो आपको चारों ओर के लोगों की बदलती नजरों के सामने असुरक्षित छोड़ देता है। लेकिन स्टोइकिज्म आपको इससे बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाता है, भावनात्मक स्वतंत्रता की ओर। प्रसिद्ध दार्शनिक टाइटस ने कहा था कि आपके साथ क्या होता है वो मायने नहीं रखता, बल्कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं वो महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में, असली ताकत आपके भीतर की चीजों को संभालने में है। दुनिया को बाहरी घटनाओं या दूसरों की राय से कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि खुद से यह सवाल पूछो कि मैं कितनी बार दूसरों को अपनी भावनाओं के बारे में तय करने देता हूं। जब कोई आपकी तारीफ करता है तो क्या आपकी आत्मसम्मान आसमान छू जाता है? और जब कोई आपकी आलोचना करता है तो क्या आपको खुद पर शक होने लगता है? अगर ऐसा है तो आप अपनी खुशियों का कंट्रोल दूसरों को दे रहे हैं। स्टोइकिज्म हमें यह सिखाता है कि हमें यह कंट्रोल वापस पाना है, अपने ही विचारों, कामों और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देकर। सोचिए, आपने किसी प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की, लेकिन आपको वो पहचान नहीं मिली जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। जब तुम्हें आलोचना का सामना करना पड़ता है तो एक निर्भर मानसिकता वाला इंसान टूट जाएगा, खुद पर दया करने लगेगा या गुस्सा हो जाएगा। लेकिन एक भावनात्मक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति थोड़ी देर के लिए रुकेगा और सोचने लगेगा। वो खुद से पूछेगा, क्या यह आलोचना सही है? अगर हां, तो मैं इससे क्या सीख सकता हूं? अगर नहीं, तो मुझे इसका असर क्यों लेना चाहिए? इस नजरिए में बदलाव बहुत ही आजाद करने वाला होता है। जब तुम दूसरों से मान्यता की तलाश करना बंद कर देते हो तो तुम बाहरी राय के उतार चढ़ाव से खुद को मुक्त कर लेते हो। तुम स्थिर, आत्मविश्वासी और खुद पर भरोसा करने वाले बन जाते हो। लोग इसे नोटिस करेंगे। वे देखेंगे कि तुम वो इंसान हो जो आसानी से प्रभावित नहीं होता, कोई ऐसा जो शांत ताकत का एहसास कराता है। भावनात्मक मजबूती बहुत आकर्षक होती है। ये दिखाती है कि आप अपनी जिंदगी पर नियंत्रण में हैं।
लेकिन साफ साफ कहें तो भावनात्मक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की परवाह नहीं करते। ये अपने आप को दूसरों से दूर करना या उनकी राय को अनदेखा करना नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि आप समझें कि किसकी राय वाकई में मायने रखती है और उनके जजमेंट्स के बावजूद खुद को बनाए रखना है। आप ध्यान से सुनते हैं लेकिन अंतिम फैसला अपने लिए ही रखते हैं। तो इस सोच को कैसे विकसित करें? शुरू करें अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देकर। जब भी कोई तुम्हारी आलोचना या तारीफ करता है, थोड़ा रुककर सोचो कि ये मेरे लिए क्यों मायने रखता है। क्या मैं उनकी राय को अपनी कीमत तय करने की इजाजत दे रहा हूं? समय के साथ ये आदत तुम्हारी भावनात्मक मजबूती को मजबूत करेगी। तुम देखोगे कि तुम कम प्रतिक्रिया दे रहे हो और अपने मूल्यों में ज्यादा स्थिर हो। सोचो, जब तुम दूसरों से मंजूरी की तलाश नहीं करोगे या नकारात्मकता से नहीं डरोगे, तो तुम्हारे रिश्ते कितने अलग होंगे। तुम दूसरों से आत्मविश्वास के साथ जुड़ोगे, न कि जरूरत के साथ। लोग तुम्हारा ज्यादा सम्मान करेंगे और तुम्हारी आत्मनिर्भरता और आंतरिक शांति की ओर आकर्षित होंगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं। एक प्रैक्टिकल सवाल है, क्या आप बाहरी मान्यता की जंजीरों से मुक्त होने के लिए तैयार हैं? छोटी शुरुआत करें और आज ही अपने रिएक्शंस पर ध्यान दें। हर एक पल का आत्मविश्लेषण आपके भावनात्मक स्वतंत्रता की ओर एक कदम है, जो कि सम्मान पाने की एक महत्वपूर्ण नींव है। नंबर 4, लगातार बने रहें। सोचिए, आप जिन लोगों की सबसे ज्यादा सराहना करते हैं, शायद वे अपने व्यवहार में लगातार होते हैं। चाहे हालात कितने भी आसान या चुनौतीपूर्ण हों, वे वैसे ही रहते हैं। सच्चाई और अपने सिद्धांतों के प्रति वफादार रहना हमेशा से विश्वास और सम्मान की पहचान रही है। मार्कस ऑरेलियस अक्सर खुद को याद दिलाते थे कि चाहे हालात जैसे भी हों, उन्हें अपने मूल्यों के साथ जुड़े रहना चाहिए। उनका मानना था कि सद्गुणों के अनुसार जीने में निरंतरता ही एक अर्थपूर्ण जीवन की नींव है। आखिरकार, अगर आपके मूल्य दबाव में टूट जाएं, तो उनका क्या फायदा? अब खुद से पूछिए, क्या मैं अपने कामों में निरंतर हूं या मुश्किलों का सामना करते वक्त मैं डगमगाता हूं? जब जिंदगी आसान होती है तो सद्गुणों के साथ जीना आसान होता है, लेकिन असली चरित्र तब सामने आता है जब मुश्किलें आती हैं। तो क्या आप शांत और अनुशासित रहते हैं या फिर तनाव और भावनाओं को अपने कामों का फैसला करने देते हैं? लगातार प्रयास करने से एक भरोसेमंद माहौल बनता है। जब लोग जानते हैं कि वे आप पर भरोसा कर सकते हैं, तो वे आपको और भी ज्यादा विश्वसनीय मानते हैं। वे आपको एक स्थिर व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जो मुश्किल समय में भी नहीं टिकता। यह भरोसा आपके लिए उनकी नजरों में और भी अधिक मूल्य बढ़ाता है, चाहे वो व्यक्तिगत रिश्ते हों या पेशेवर माहौल। एक ऑफिस में एक निरंतर और समय पर काम करने वाला कर्मचारी अपने डेडलाइन को पूरा करता है। ये लोग साफ साफ बात करते हैं और दबाव में भी सकारात्मक रवैया बनाए रखते हैं। समय के साथ ये अपने सहयोगियों और नेताओं के लिए जरूरी बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है, जिससे ये टीम के एक मजबूत स्तंभ बन जाते हैं। निरंतरता सिर्फ विश्वसनीयता के बारे में नहीं होती, बल्कि यह व्यक्तिगत विकास के बारे में भी होती है। जब आप अपने मूल्यों के अनुसार जीने का संकल्प करते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने चरित्र को मजबूत करते हैं। हर बार जब आप ईमानदारी से काम करने का फैसला करते हैं, तो यह आपकी आत्मसम्मान और अनुशासन को और बढ़ावा देता है। यह निरंतर अभ्यास स्टोइक सिद्धांत के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। प्रगति तो करनी है, लेकिन जब जिंदगी मुश्किलें पेश करती है, तो निरंतरता कैसे बनाए रखें? छोटे और हासिल करने लायक लक्ष्य से शुरुआत करें। अपने मूल्यों पर ध्यान दें और उन पर आधारित खास कदम पहचानें। जैसे, अगर आपको ईमानदारी की कद्र है, तो हर बातचीत में सच्चाई से बोलने का वादा करें, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। और हर दिन एक पल के लिए सोचें, क्या मैंने आज अपने मानकों पर खरा उतरा? कहाँ मैं सफल रहा और कहाँ मैं सुधार कर सकता हूँ? यह अभ्यास न सिर्फ आपको जिम्मेदार बनाता है, बल्कि निरंतरता भी बनाता है। जब आप लगातार सुधार करते हैं, तो आपको इसका गहरा असर महसूस होगा। लोग आप पर और ज्यादा भरोसा करने लगेंगे, आपकी राय और मार्गदर्शन के लिए खोजने लगेंगे। आप उनकी जिंदगी में एक भरोसेमंद इंसान बन जाएंगे, जिसकी मौजूदगी से स्थिरता मिलती है। अगर आपको ये बातें फायदेमंद लग रही हैं, तो हमें बताएं लाइक बटन दबाकर और कमेंट्स में अपने विचार लिखकर। कमेंट्स में कंसिस्टेंसी लिखें, ताकि आप इस प्रैक्टिस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शा सकें। अगली बार हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे जो हर बातचीत में आपके योगदान के मूल्य को और बढ़ाएगी। नंबर 5, अपनी अनोखी प्रतिभाओं को बढ़ावा दें। जब चारों ओर समानता हो, तो आप जो खास हैं
वही आपको अलग बनाता है। आपकी विशेष कौशल और क्षमताएं आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। फिर भी बहुत से लोग अपनी ताकत को कमतर आंकते हैं, या तो डर की वजह से या विनम्रता के कारण। लेकिन स्टोइकवाद हमें सिखाता है कि अपनी प्रतिभाओं को विकसित करना और साझा करना कोई गर्व का काम नहीं है, बल्कि यह एक कर्तव्य है। मार्कस ऑरेलियस मानते थे कि अपनी क्षमता को पूरा करना प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीने का एक हिस्सा है। उन्होंने व्यक्तिगत उत्कृष्टता को एक ऐसा तरीका माना जिससे हम समाज के लिए योगदान कर सकते हैं। जब आप अपने खास टैलेंट्स को निखारो, इससे आप खुद को तो ऊंचा उठाते ही हो, बल्कि अपने आसपास के लोगों की जिंदगियों को भी समृद्ध बनाते हो। चलो, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी खास ताकतें क्या हैं? अगर नहीं, तो अब समय है कि तुम अपने ऊपर विचार करो। कौन सी गतिविधियां तुम्हें खुशी देती हैं और जिनमें तुम महारत हासिल करते हो? कौन सी स्किल्स के लिए लोग अक्सर तुम्हारी तारीफ करते हैं? इन टैलेंट्स की पहचान करना पहला कदम है। एक बार जब तुम अपनी ताकतों को पहचान लेते हो, असली काम शुरू होता है, उन्हें संवारना। इसके लिए समर्पण, अभ्यास और अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की इच्छा की जरूरत होती है। चाहे वो क्रिएटिव काम हो या समस्या सुलझाने की स्किल्स, या नेतृत्व क्षमताओं में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध रहें। याद रखें, उत्कृष्टता की खोज एक जीवन भर की यात्रा है। जैसे जैसे आप अपने कौशल को निखारते हैं, सोचें कि आप इन्हें दूसरों के फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोइकवाद सभी लोगों के आपसी संबंधों को महत्व देता है, जिसे वे संपठिया कहते थे। आपकी अनोखी योगदान आपकी समुदाय को ऊंचा उठाने, दूसरों को प्रेरित करने और स्थायी मूल्य बनाने की ताकत रखती है। सोचिए, अगर आप अपनी पूरी क्षमता को अपनाते हैं तो आपका क्या असर हो सकता है। लोग आपको अनमोल समझने लगेंगे। वो आपके बारे में कहेंगे कि आप एक ऐसा व्यक्ति हैं जो कभी नहीं बदला जा सकता। यहां कुछ खास लाने की बात है। वे आपकी विशेषज्ञता की सराहना करेंगे, आपकी मेहनत का सम्मान करेंगे और आपकी मौजूदगी को और भी ज्यादा महत्व देंगे। लेकिन यह पहचान पाने की बात नहीं है। असली इनाम इस बात में है कि आप अपने मकसद को पूरा कर रहे हैं, अपने स्वभाव के साथ जी रहे हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, आज आप कौन से कदम उठाएंगे अपनी खास प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए? चाहे वो अभ्यास में समय देना हो, मेंटोरशिप लेना हो या अपनी स्किल्स दूसरों के साथ शेयर करना हो, हर एक कदम मायने रखता है। अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार शेयर करें। टिप्पणियों में अपनी अनोखी प्रतिभाओं को लिखें ताकि आप अपनी व्यक्तिगत उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साबित कर सकें। नंबर 6, अपने समय को प्राथमिकता दें। अपने समय को प्राथमिकता दें। समय वह एक संसाधन है जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते। मार्कस ऑरेलियस अपने मेडिटेशन में हमें याद दिलाते हैं कि आप अभी जीवन छोड़ सकते हैं, यही तय करें कि आप क्या करते हैं और क्या कहते हैं। हम कितनी बार अपने समय को तुच्छ बातों में या ऐसे लोगों के साथ बर्बाद करते हैं जो हमें ऊंचा नहीं उठाते। स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमारे समय को महत्व देना बहुत जरूरी है। खुद से पूछिए, क्या मैं अपने समय की कदर करता हूं या मैं दूसरों को इसे बर्बाद करने की इजाजत देता हूं? जब आप हर एक अनुरोध पर हां कहते हैं, बेकार की बैठकों में जाते हैं या अनुत्पादक गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो आप ये संकेत दे रहे होते हैं कि आपका समय आसानी से लिया जा सकता है। लेकिन जब आप स्पष्ट सीमाएं तय करते हैं और महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता देते हैं, तो आप न केवल खुद का सम्मान करते हैं, बल्कि दूसरों को भी सिखाते हैं कि उन्हें आपके समय का आदर करना चाहिए। उन सबसे प्रभावशाली लोगों के बारे में सोचिए जो आपको पता है। वे जानबूझकर अपने दिन को इस तरह बिताते हैं कि जो सच में मायने रखता है उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनकी मौजूदगी की अहमियत इसलिए महसूस होती है क्योंकि वो इसे बेवजह नहीं लुटाते। ये बात दूर रहने या बुरा होने की नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि हर वो पल जो हम बेकार चीजों में बिता करते हैं, वो किसी महत्वपूर्ण चीज से चुराया गया पल होता है। स्थिरता हमें यह सिखाती है कि हमें जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वो कौन से काम, रिश्ते और गतिविधियां हैं जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों के साथ मेल खाती हैं। एक बार जब आप उन्हें पहचान लें, तो तय करें कि अपना समय उन पर खर्च करें। ध्यान भटकाने वाली चीजों को न कहें और उन चीजों को हां कहें जो सच में आपके जीवन को समृद्ध बनाती हैं। लेकिन अपने समय को प्राथमिकता देना इतना आसान नहीं है। यह सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में भी है कि जब आप अपना समय जानबूझकर देते हैं,
तो आपकी मौजूदगी की क्वालिटी कैसी होती है। लोग इसे एक खास चीज समझने लगेंगे, कोई सामान्य बात नहीं। ये बदलाव आपके रिश्तों की डायनामिक्स को बदल देगा। आप बेकार की बातचीत से थके हुए नहीं महसूस करेंगे, बल्कि उद्देश्यपूर्ण बातचीत से ऊर्जा महसूस करेंगे। एक आसान सा तरीका है, हर दिन की शुरुआत में अपने शेड्यूल की समीक्षा करें। अपने आप से पूछें कि क्या यह मेरी प्राथमिकताओं से मेल खाता है। अगर नहीं, तो उसमें बदलाव करें। दिन के अंत तक आपको इसका असर महसूस होगा। यह सोचो कि तुमने अपना समय कैसे बिताया। क्या यह तुम्हारे लंबे समय के लक्ष्यों के लिए फायदेमंद रहा? ऐसा करने से तुम्हारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ेगी और तुम्हारी कार्यकुशलता भी। याद रखो, तुम्हारे समय की कीमत सीधे इस पर निर्भर करती है कि तुम इसे कैसे मानते हो। अगर तुम इसे बर्बाद करोगे तो दूसरे लोग भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन अगर तुम इसे समझदारी से बचाकर रखोगे तो लोग तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करना सीखेंगे और तुम्हारे साथ बिताए गए पलों की कदर करेंगे। क्या तुम तैयार हो अपने समय पर नियंत्रण पाने के लिए? आज ही शुरू करो, अपने वादों का मूल्यांकन करके और स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करके। जैसे ही तुम ऐसा करोगे, तुम यह महसूस करोगे कि लोग आपकी कीमत को कैसे तुरंत समझने लगते हैं। नंबर 7, चयनात्मक पारदर्शिता। आज की दुनिया में जरूरत से ज्यादा शेयर करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। सोशल मीडिया हमें हर एक विचार और भावना को बिना किसी रुकावट के साझा करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन स्टोइकिज्म एक अलग तरीका बताता है। मार्कस ऑरेलियस ने विवेक की ताकत पर भरोसा रखा, यह चुनते हुए कि क्या शेयर करना है और क्या निजी रखना है। चुनिंदा पारदर्शिता का अभ्यास करके आप अपने कहानी पर नियंत्रण बनाए रखें और अपनी आंतरिक शांति की रक्षा करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कितनी बार जरूरत से ज्यादा बातें शेयर करते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत बातचीत हो या पेशेवर माहौल? ज्यादा जानकारी देने से आप गलतफहमियों या शोषण के लिए कमजोर हो सकते हैं। दूसरी तरफ, कम जानकारी देने से आप दूर या असामान्य लग सकते हैं। इसका मुख्य रहस्य एक संतुलन ढूंढने में है। इतना खुला होना कि विश्वास बना सकें, लेकिन इतना समझदार भी कि अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकें। चयनात्मक पारदर्शिता का मतलब रहस्य या चालाकी नहीं है, बल्कि यह इस बारे में है, जब आप कुछ साझा करने जा रहे हों तो खुद से पूछें कि मैं ये क्यों शेयर कर रहा हूं, मुझे इससे क्या हासिल करना है। अगर यह खुलासा किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए नहीं है तो इसे रोकने पर विचार करें। यह अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आपके शब्दों में वजन हो और आपकी बातचीत केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण बनी रहे। लेकिन यह सम्मान पाने के लिए इतना जरूरी क्यों है? लोग उन लोगों की ओर खींचते हैं जो इरादे के साथ बोलते हैं। जब आप अपनी पारदर्शिता के पल सही से चुनते हैं तो आप एक गहराई और विचारशीलता का आभामंडल बनाते हैं। दूसरे लोग आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखेंगे जो अर्थपूर्ण संवाद को महत्व देता है। यहां एक हल्की फुल्की बातचीत के दौरान यह धारणा स्वाभाविक रूप से आपके मूल्य को उनके नजरों में बढ़ा देती है। इसके अलावा, जब आप सब कुछ खुलकर नहीं बताते तो लोग आपके विचारों और दृष्टिकोण को समझने में ज्यादा रुचि रखते हैं। यह जिज्ञासा गहरी और अधिक अर्थपूर्ण कनेक्शन की ओर ले जा सकती है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पेशेवर। इसे लागू करने के लिए अपनी अगली बातचीत में अपने संवाद की आदतों पर ध्यान दें। कुछ पल रुकें। पहले यह सोचें कि क्या जो आप कहने जा रहे हैं वो आपके लक्ष्यों के साथ मेल खाता है या नहीं। समय के साथ यह आदत आपके लिए दूसरी प्रकृति बन जाएगी और आप पाएंगे कि आपके इंटरैक्शन और भी समृद्ध और प्रभावशाली हो गए हैं। अगर आप चयनात्मक पारदर्शिता की ताकत को अपनाते हैं तो क्या होगा? आप देख सकते हैं कि लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करने लगेंगे और आपके विचारों की और अधिक सराहना करेंगे। नंबर 8, निस्वार्थ भाव से मदद की पेशकश करें। हम दूसरों की मदद क्यों करते हैं? क्या यह मान्यता प्राप्त करने के लिए है या अच्छा महसूस करने के लिए? हमारे बारे में स्टोइकिज्म यह सिखाता है कि सबसे बड़ा सेवा का रूप निस्वार्थता है, जो हमारी अंदर की कनेक्ट का एक प्रतिबिंब है। एपिकुरस ने कहा था, जब छत्ता चोटिल होता है तो मधुमक्खी भी चोटिल होती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम न केवल एक नैतिक कर्तव्य निभा रहे होते हैं, बल्कि समाज को एकजुट रखने वाले बंधनों को भी मजबूत कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद करने का वह चुपचाप सुख अनुभव किया है? इस तरह की निस्वार्थता बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन यह एक गहरा प्रभाव छोड़ती है। लोग उन लोगों को याद रखते हैं जो जरूरत के समय उनका साथ देते हैं, फायदे के लिए नहीं
बल्कि सच्ची परवाह से खुद से पूछो कि क्या मैं मदद शुद्ध इरादों से करता हूं या मुझे इसके बदले कुछ चाहिए। स्टोइकिज्म हमें यह सिखाता है कि हमें मूल्य से काम करना चाहिए, बाहरी इनाम की चाह से नहीं। जब आपके काम इंटेग्रिटी पर आधारित होते हैं तो उनका एक गहरा महत्व होता है। आप ऐसे इंसान बन जाते हैं जो दूसरों को उठाते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मौजूदगी दोनों ही सुकून देने वाली और प्रेरणादायक होती है। लेकिन निस्वार्थता का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी भलाई को नजरअंदाज करें। यह उन अवसरों को खोजने के बारे में है जिनसे आप योगदान दे सकें बिना ज्यादा खुद को थकाए। ये सोचो कि चाहे किसी की बात सुनना हो, सलाह देना हो या किसी तरह की मदद करना हो, हर एक छोटे से अच्छे काम का अपना महत्व होता है। जब लोग तुम्हारी सच्ची मदद करने की इच्छा देखते हैं तो वे भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। वे तुम्हारी मौजूदगी को इसलिए नहीं मानते कि कोई मजबूरी है, बल्कि इसलिए कि वे तुम्हारी नीयत की सच्चाई की कदर करते हैं। धीरे धीरे तुम एक ऐसा नेटवर्क बना लोगे जिसमें विश्वास और आपसी सम्मान होगा, जिससे तुम्हारे रिश्ते और समुदाय मजबूत होंगे। यह सब बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने की आदत से ही संभव है। छोटे पैमाने से शुरू करो और रोजमर्रा के मौकों की तलाश करो जहां तुम मदद कर सको, चाहे वो किसी सहकर्मी का समर्थन करना हो, स्वयं सेवा करना हो या बस थोड़ा प्रोत्साहन देना हो। अपने कार्यों के प्रभाव पर ध्यान दो और देखो ये तुम्हारे मूल्यों के साथ कैसे मेल खाते हैं। जब तुम इस सिद्धांत को अपनाओगे तो तुम देखोगे कि दूसरों में तुम्हारे साथ रहने की चाह बढ़ेगी, क्योंकि वे तुम्हें एक मजबूत सहारा और भरोसेमंद साथी मानेंगे। नंबर 9, खुद को लगातार शिक्षित करते रहो। ज्ञान एक मजबूत आधार है। स्टोइकिज्म में एक अच्छी तरह से जी हुई जिंदगी का मतलब है कि ज्ञान की खोज एक जीवन भर का काम होता है। मार्कस ऑरेलियस अक्सर सीखने के महत्व पर विचार करते थे और खुद को याद दिलाते थे कि हर अनुभव, बातचीत और किताब से ज्ञान हासिल करना चाहिए। उन्होंने माना कि आत्म सुधार की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। चलो मैं तुमसे पूछता हूं, आखिरी बार कब तुमने अपनी ग्रोथ में निवेश किया? क्या तुम सच में दुनिया को समझने के लिए प्रयास कर रहे हो या तेजी से बदलती दुनिया में संतोष की जाल में फंस गए हो? निरंतर सीखना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत लाभ नहीं है, बल्कि यह एक जरूरत है। सोचिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो लगातार अपने ज्ञान और कौशल को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। वो लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, सार्थक बातचीत में भाग लेते हैं और अपने अनुभवों पर गहराई से सोचते हैं। समय के साथ वो एक ज्ञान और समझ के स्रोत बन जाते हैं। लोग स्वाभाविक रूप से उनकी ओर खींचे जाते हैं, मार्गदर्शन और दृष्टिकोण के लिए। यही जीवन भर की शिक्षा की ताकत है। ये आपको आपके समुदाय में ज्ञान की आवाज बना देती है। लेकिन ये यात्रा सिर्फ तथ्यों को इकट्ठा करने या प्रदर्शन करने के बारे में नहीं है। बुद्धिमत्ता की श्रेष्ठता सिखाती है कि असली ज्ञान इस बात को समझने में है कि जिंदगी की जटिलताओं को तर्क, विनम्रता और ईमानदारी के साथ कैसे संभालना है। यह इस बारे में है कि आप जो कुछ सीखते हैं उसे न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, बल्कि दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी कैसे लागू करें। आप इस सिद्धांत को कैसे अपने में ढाल सकते हैं? शुरुआत करें अपने रोजाना की दिनचर्या में सीखने को शामिल करके। उन किताबों को पढ़ें जो आपके नजरियों को चुनौती देती हैं। ऐसे विचारों से जुड़ें जो आपको आपकी आरामदायक जोन से बाहर धकेलें, और ऐसे मेंटर्स या साथियों की तलाश करें जो आपकी प्रगति को प्रेरित करें। लेकिन याद रखें, ज्ञान बिना प्रयास के सब बेकार है। सोचो कि कैसे हर नई समझ तुम्हारे कामों और फैसलों को बदल सकती है। निरंतर सीखना भी विनम्रता मांगता है, यह समझते हुए कि तुम चाहे कितना भी जान लो, हमेशा और कुछ सीखा जा सकता है। मार्कस ऑरेलियस अक्सर अपने आसपास के लोगों से सलाह लेते थे, यह समझते हुए कि हर इंसान के पास सिखाने के लिए कुछ खास होता है। अपनी जिंदगी में भी ऐसा ही नजरिया अपनाओ। फीडबैक के लिए खुला रहो, अलग अलग दृष्टिकोणों को खोजो और न जानने की असुविधा को स्वीकार करो। जब तुम जीवन भर सीखने के लिए प्रतिबद्ध होते हो तो तुम एक मूल्यवान स्रोत बन जाते हो। जिस भी कमरे में तुम जाओगे, लोग तुम्हारी गहरी समझ और जो तुम जानते हो उसे साझा करने की इच्छा की वजह से तुम्हारा सम्मान करेंगे। वे तुम्हें एक ऐसे इंसान के रूप में देखेंगे जो हमेशा समझदारी से आगे बढ़ता है और लगातार विकसित होता है। अब सोचो, आज तुम कौन से कदम उठाने वाले हो अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए? चाहे वो कोई नई किताब पढ़ना हो, पॉडकास्ट सुनना हो या किसी सार्थक चर्चा में शामिल होना हो, हर एक कदम तुम्हें ज्ञान के उस स्थायी आदर्श के और करीब ले जाएगा। नंबर 10, गैर प्रतिक्रियाशीलता का अभ्यास करो। जिंदगी बार बार हमें चुनौतियां देती है और लोग हमें आलोचना कर सकते हैं। अमेरिका के इवेंट्स
हमेशा अपनी योजना के अनुसार नहीं चलते और ऐसे समय पर अचानक संघर्ष भी हो सकते हैं। क्या आप जल्दी से प्रतिक्रिया देते हैं, अपने भावनाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाते, या फिर सोच समझकर जवाब देते हैं? यह सब आपके तर्क और सिद्धांतों से निर्धारित होता है। स्टोइकवाद हमें सिखाता है कि असली ताकत हमारी प्रतिक्रियाओं पर काबू पाने में है। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा है, आपके मन पर आपका नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और आप ताकत पाएंगे। गैर प्रतिक्रियाशीलता स्टोइक व्यवहारों में से एक है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं या अपने अनुभवों को नजरअंदाज करते हैं, बल्कि यह इस बारे में है प्रेरणा और प्रतिक्रिया के बीच एक वक्त बनाना, एक पल चुनने का कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यही वक्त आपकी शक्ति है। जरा सोचिए, कितनी बार आप छोटी मोटी परेशानियों को अपने दिन को खराब करने की इजाजत देते हैं, जैसे कि किसी अजनबी की रूड टिप्पणी या किसी सहकर्मी की आलोचनात्मक बात आपको गुस्सा या निराशा महसूस कराती है। लेकिन क्या होगा अगर आप प्रतिक्रिया देने की बजाय एक पल ठहरकर खुद से पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? क्या यह वाकई मेरी भावनाओं के लिए अहम है? स्टोइकम हमें यह सिखाता है कि हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं, यानी हमारे विचार और क्रियाएं, और जो हमारे हाथ में नहीं हैं, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। किसी ने आपकी आलोचना की तो उनके शब्द आपके नियंत्रण से बाहर होते हैं, लेकिन आप उन शब्दों को कैसे समझते हैं और उनका जवाब कैसे देते हैं, ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। नकारात्मकता पर काबू पाकर आप अपनी शांति और गरिमा बनाए रखते हैं, जिससे दूसरों को यह दिखता है कि आप बाहरी घटनाओं से आसानी से प्रभावित नहीं होते। यह तरीका खासकर झगड़ों में बहुत काम आता है। सोचिए, एक गरमागरम बहस हो रही है जहां दोनों पक्ष बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे रहे हैं और तनाव बढ़ा रहे हैं। अब खुद को उस कमरे में एक शांत व्यक्ति की तरह सोचिए, जो ध्यान से सुन रहा है, स्पष्टता के साथ जवाब दे रहा है और प्रतिक्रिया देने से मना कर रहा है। इस आत्मनियंत्रण को अपनाने से न सिर्फ स्थिति को शांत किया जा सकता है, बल्कि आपको सम्मान भी मिलता है। लोग उन लोगों की सराहना करते हैं जो दबाव में भी शांत रह सकते हैं। लेकिन बिना प्रतिक्रिया दिए रहना सीखना एक कला है, जिसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। इसे छोटे छोटे रोजमर्रा के झल्लाहटों से शुरू करें। अगली बार जब आपको किसी चीज से गुस्सा आए, जैसे कि ट्रैफिक, किसी मीटिंग का लेट होना या कोई अप्रत्याशित रुकावट, तो रुकें, एक गहरी सांस लें और खुद को याद दिलाएं कि यह क्षण मेरे चरित्र की परीक्षा है। मैं कैसे प्रतिक्रिया दूंगा? समय के साथ ये छोटे छोटे जीतें आपकी सहनशीलता को बढ़ाएंगी। एकदम ठोस रहना और बड़े चुनौतियों का सामना करना बहुत जरूरी है। जब आप बाहर की घटनाओं को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की इजाजत नहीं देते, तो आप खुद को अनावश्यक हलचल से आजाद कर लेते हैं। आप जिंदगी को एक शांत और स्थिर आत्मविश्वास के साथ जीने लगते हैं, जो दूसरों की नजर में आता है। लोग आपकी इस क्षमता की सराहना करेंगे कि आप कैसे ग्राउंडेड रहते हैं, भले ही आपके चारों ओर का माहौल कितना भी अराजक क्यों न हो। अपने रिश्तों और इंटरेक्शन में आप कौन सा प्रभाव लाना चाहते हैं, यह खुद से पूछें। नॉन रिएक्टिविटी का अभ्यास करके आप एक मिसाल कायम करते हैं। भावनात्मक ताकत और स्थिरता के लिए लोग आपकी संगत की तलाश करेंगे, क्योंकि आप हर स्थिति में जो शांति और स्पष्टता लाते हैं, उसे वे बहुत महत्व देते हैं। अब आपकी बारी है। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नॉन रिएक्टिविटी का अभ्यास कैसे करेंगे? शुरू करें अपने भावनात्मक ट्रिगर्स को देखकर और जवाब देने से पहले एक जानबूझकर रुकने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप ऐसा करेंगे, आप पाएंगे कि खुद को संभालने की आपकी क्षमता और मजबूत होती जाएगी, और इसके साथ ही दूसरों का आपके प्रति सम्मान भी बढ़ेगा। जब हमने इन 10 शक्तिशाली स्टोइक रणनीतियों का पता लगाया है, सवाल यह है कि इनमें से कौन सी रणनीति, क्या तुम इन सिद्धांतों को पहले लागू करोगे? चाहे वो आत्मसम्मान को बढ़ाना हो, भावनात्मक स्वतंत्रता हासिल करना हो, या उदाहरण द्वारा नेतृत्व करना हो। इन सब का प्रभाव यह है कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं और तुम्हारी कितनी कद्र करते हैं। लेकिन याद रखना, असली यात्रा भीतर ही होती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सम्मान और प्रशंसा वो लक्ष्य नहीं है जिनके पीछे दौड़ना है, बल्कि ये एक अच्छे जीवन के परिणाम है। जब तुम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हो जिन्हें तुम नियंत्रित कर सकते हो, जैसे तुम्हारे विचार, कार्य और चरित्र, तो तुम स्वाभाविक रूप से अपने आसपास के लोगों का सम्मान और प्रशंसा हासिल कर लेते हो। अगर तुम्हें ये बातें समझ में आईं,
आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए बातचीत जारी रखते हैं। कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। अगर आप इन रणनीतियों को अपनाने के लिए तैयार हैं तो स्टोइकिज्म लिखें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि आप अपना समर्थन दिखा सकें और अधिक ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें जो आपको उद्देश्य और ताकत के साथ जीने में मदद करे। इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपकी राह ज्ञान, लचीलापन और आत्मसम्मान से भरी हो। मजबूत रहिए और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।